बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जी सलाम पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अटल जी की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में दाखिल कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इंतकाल हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जी सलाम पर आपको एक बार फिर से बता दें, हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एम्स से अटल जी के घर तक का रास्ता खाली करा लिया गया है। थोड़ी देर बाद मेडिकल बुलेटिन जारी होने जा रहा है। आपको बता दें, अभी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इंतकाल हो गया है। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी साहब काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें एम्स में दाखिल कराया गया था और उसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम, और अगर हम बात करते हैं भारत रत्न के नाम से उन्हें जाना जाता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज, नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। साबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का इंतकाल, वाजपेयी ने दुनिया को कहा अलविदा। बड़ी खबर इस वक्त की, जी सलाम पर, नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। 93 साल की उम्र में आखिरी सांस ली अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। नई दिल्ली के एम्स में हुआ इंतकाल। बड़ी खबर, नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। साबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का इंतकाल, वाजपेयी ने दुनिया को कहा अलविदा। तो जैसी अटल जी की सेहत बिगड़ने की खबर फैली थी, उनके लिए दुआएं हो रही थी और तमाम लोग परेशान थे, गमजदा भी थे। लेकिन इस वक्त की अफसोसनाक खबर, बड़ी खबर, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इंतकाल हो गया है। साबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबके चहेते अटल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक कवि, एक सियासी शख्सियत, एक बेहतरीन इंसान, सबके बीच में पसंद किए जाने वाले, जिसे जन नेता कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इंतकाल, ये सीधी तस्वीरें आप एम्स से देख रहे हैं। हिंदुस्तान भर में सोग की लहर। जिस तरह से खबरें आ रही थी वो बेहद ज्यादा अलील थे, बीमार हो चुके थे और उनकी जो खबरें आ रही थी सेहत से जुड़ी हुई, उसको देखकर लग रहा था कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो शदीद तौर पर बीमार थे और उसके बाद दुआएं चल रही थी, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं आस थी, उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खत्म हो गई। खुदा की मर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 93 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अटल मजबूत स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इंतकाल हो गया है। वाजपेयी साहब ने दुनिया को अलविदा कहा। एम्स में उनका इंतकाल हुआ है। इस वक्त एम्स के बाहर भीड़ जुटना शुरू हो गई है। हुकूमत ने पूरी अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी हैं। आपको हम जैसे जैसे खबर आती जाएगी अपडेट करते रहेंगे। तो एम्स से अटल जी के घर तक का रास्ता खाली करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तवील अरसे से बीमार चल रहे थे और उनकी बीमारी की खबर वक्त वक्त पर हम आपको दिया करते थे और कई रोज से एम्स में दाखिल थे। तमाम बड़े लीडरान उनसे मिलने उनके घर भी जाया करते थे जब वो घर पर थे। उसके बाद एम्स में भी उन्हें देखने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी सहित तमाम लीडरान पहुंचते रहे और जो खबरें आती रही कि बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब होती जा रही है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया है क्योंकि उनकी किडनी और शरीर या जो हम जिस्म के बाकी जो आलात हैं उन्होंने भी काम करना करीब करीब बंद कर दिया था, जिसके चलते उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। डॉक्टर्स आखिरी तक कोशिश करते रहे, लेकिन खुदा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती और 93 साल की उम्र में आखिरकार उन्होंने इस दुनिया फानी को अलविदा कह दिया है। तो हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस बार भी लोगों की उम्मीद यही थी कि तू आया है
नासाज होकर, तू बेहतर होकर यहां से लौट। और लगातार इस बात की लोग कोशिश कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे और इस उम्मीद में लोग थे कि कम से कम वो बेहतर हो जाएं। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, सब जगह प्रार्थनाएं हो रही थी, सब जगह दुआएं मांगी जा रही थी इनकी बेहतरी के लिए, इनकी तबीयत को बेहतर करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले के इंसाफ में और ऊपर वाले की जो चीजें होती हैं उस पर किसी का बस नहीं चलता है। आज वाजपेयी जी हम सबों के बीच में नहीं है, इसका दुख सभी को है। और जहां तक अब कार्यक्रम की बात मैं बताऊं आपको कि ये कार्यक्रम अब यहाँ से वाजपेयी जी को सीधे, ये अभी तक जो सुनने में आ रहा है, जो सोर्सेस के हवाले से खबरें हैं कि यहाँ से सीधे उनको पहले 6A जो उनका कृष्णा मेनन मार्ग में उनका घर है, पहले वहां ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर तय होगा कि उनका कब वक्त मुकर्रर होता है पार्टी ऑफिस में ले जाने का। ये तमाम कार्यक्रम होंगे। अभी लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम मिनिस्टर भी आ चुके हैं और अब कुछ देर के अंदर हो सकता है कि शायद एक बार और, जैसे कि अभी तुरंत खबरें आई है कि शायद प्राइम मिनिस्टर आए या फिर प्राइम मिनिस्टर घर पहुंचेंगे। वहां भी घर पे भी तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, जितेंद्र सिंह हो, वो सब लोग घर पे पहुंच गए और वहां के इंतजाम को देख रहे हैं। पूरी सड़कों को खाली करा लिया गया है कि सीधे यहां से जब निकले तो एम्स से निकल के और सीधे कृष्णा मेनन मार्ग पहुंचे। और यहां भी जो पूरी कवायदें चल रही हैं उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश हो रही है। लगातार वहां पे जो लोग गए हुए हैं अभी तक उनके निकलने का सिलसिला अभी जारी नहीं हुआ है। जो चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कई सारे केंद्रीय मंत्री हैं, ये सभी लोग अभी अंदर हैं इमरान। अब इनके आने के बाद ये तय होगी कि आखिर अब किस तरीके से क्या कार्यक्रम होगा। अभी सुनने को ये भी आ रहा है अपने हिसाब से सोच रखा होगा खराज अकीदत किस तरह से पेश की जाएगी, क्योंकि अब दुनिया भर से लोग भी आएंगे और हिंदुस्तान भर से भी लोग पहुंचेंगे, उनके चाहने वाले उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए। और उन्हीं की कविता का एक हिस्सा है कि मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर कर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। आशिफ, मैं आपके पास लौटूंगा, आपसे अपडेट लेता रहूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में भी 2 खास हमारे साथी बैठ गए हैं इस वक्त। मेरे साथ कवि आरपी शर्मा जी हैं और डॉक्टर सतीश के झा साहब को भी हमने अपने साथ रखा है। लेकिन अपडेट यह है, जैसा कि आशिफ बता रहे हैं, कि 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर उनका जज्दे खाकी, अटल जी का जज्दे खाकी अब लेकर जाया जाएगा और उसके लिए एम्स से लेकर के उनके दिल्ली वाकई घर तक का पूरा रास्ता खाली करा दिया गया है। कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं, जो सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि हुकूमत ने इसको प्लान भी कर रखा है। भारत रत्न अटल जी को किस तरह से खराज अकीदत पेश की जाएगी और जब लोग उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए आएंगे तो क्या इंतजाम होंगे, किस तरह के इंतजाम होंगे, उसके इंतजाम भी उसका भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो मेरे साथ आरपी शर्मा जी हैं, कवि आरपी शर्मा जी। आरपी शर्मा जी, अटल जी अब इस दुनिया फानी को अलविदा कह गए। हम तमाम लोग अफसोसज़दा हैं, गमज़दा हैं, लेकिन ये सच है, मौत एक सच्चाई है। जो आया है उसे जाना है। 93 साल की जिंदगी उन्होंने जी, भारत रत्न कहलाए। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे एक कवि के तौर पर? देखिए, मैं एक कवि के तौर पर पहले तो ये जो इतना दुखद समाचार है कि ये अभी मन के अंदर उतर ही नहीं रहा है ये चीज। मन एकदम झंझोड़ रहा है हमें। और एक भारत रत्न ही नहीं बल्कि जितने भी हिंदुस्तान के वासी हैं उनका खुद का एक मन का रत्न हमारे बीच से अब चला गया। मैं तो ये मानूंगा। और अटल जी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, अटल जी एक पूरा युग थे, एक सोच थे जिन्होंने राजनीति को एक अलग दिशा दी। बेशक गठबंधन में उनमें महारत हासिल थी जी। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ऐसा है जो उनके अलग भावना रखता हो, जिन्होंने उनको देखा, एक अच्छी नजरों से देखा जी, प्यार भरी नजरों से। आरपी शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, हम लोग बात करेंगे। नवीन पटनायक इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। आइए सुन लेते हैं। आई एम डीपली ग्रीव्ड बाय द सैड डिमाइस of Vajpayee ji. India has lost one of its tallest leaders. He was loved by the people of India and of course by the people of Odisha as well. May his soul rest in peace. तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उन्हें याद करते हुए आरपी शर्मा जी, आप कह रहे थे कि
हम गमजदा, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह इस वक्त तैयारियों का पूरा जायजा ले रहे हैं, क्योंकि हुकूमत किस तरह से उसको आगे बढ़ाएगी ये देखने वाली बात होगी, और क्या कुछ तय हुआ है ये भी हम अपने नाज़रीन को अपडेट देते रहेंगे। तो आप जी सलाम के साथ रहिएगा। हुकूमत क्या कुछ चाह रही है और कब अब आखिर रस्मात अदा की जाएंगी, इसको लेकर के क्या तय होगा यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये फौरी तस्वीर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब के घर पहुंचते हुए और कुछ मीडिया से भी कहना चाह रहे हैं, आइए सुन लेते। यही एम्स की बुलेटिन जारी हो चुकी है, आपको तो जानकारी है। बहुत ही हम सब के लिए यह दुख का विषय है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। कुछ समय के बाद उनकी बॉडी फिर रेजिडेंस पर जाएगी, वहीं पर लोग अपनी आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह साफ तौर पर उनका कहना है कि बाकायदा एम्स से बुलेटिन जारी हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इसके बाद उनके जस्दी खाकी को उनके घर लेकर जाया जाएगा। तो सीधे तौर पर वजीर दाखिला अपनी बात रखते हुए, और सदर जमहूरिया हिंदुस्तान रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया है, वो भी हम अपने नाज़रीन को बताएं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति की महान विभूति श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब अब नहीं रहे। विलक्षण नेतृत्व, दूरदर्शिता और अद्भुत भाषण जिनका था, उनका विराट और स्नेहिल व्यक्तित्व हमारी स्मृतियों में बसा रहेगा। मुझे बहुत दुख है उनके देहावसान पर। विलक्षण नेतृत्व, अद्भुत भाषण उन्हें एक विशाल व्यक्तित्व प्रदान करते थे। बस आपको बता दें, सदर जमहूरिया हिंदुस्तान रामनाथ कोविंद का ये ट्वीट वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले ट्वीट किया और अटल जी को याद किया, और इस वक्त सदर जमहूरिया ने भी ट्वीट करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। कहा है उनके देहावसान से मुझे बहुत दुख हुआ। और इस वक्त गवर्नर नजमा हेपतुल्ला साहिबा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। नजमा जी, बहुत अफसोसनाक वक्त, बहुत अफसोसनाक दिन, अटल जी को कैसे याद कर रही हैं? मैं अटल जी को बहुत दुख याद जी 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 नजमा जी, मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ठीक तरह से राब्ता नहीं हो पा रहा है। नजमा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद ठीक तरह से राब्ता नहीं हो पा रहा है। याद कर रही हैं अटल जी को, लंबे वक्त तक काम करने का एक्सपीरियंस रहा है अटल जी के साथ। और नजमा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कैसे याद करेंगे अटल जी को? शायद जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही हैं नजमा हेपतुल्ला साहिबा, और शायद गला इस वक्त साथ नहीं दे रहा है, गला भर आया है। जज्बात इस वक्त फूट पड़ते हैं और आंखों से आंसुओं की शक्ल में। ऐसा लग रहा है अपनी बात नहीं कह पा रही हैं। नजमा जी, अगर आप मुझे सुन रही हो तो कैसे आप याद करेंगी अटल जी को? जी नजमा जी, हमारे साथ मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला साहिबा थी, साबिक माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर भी आप रही हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं। मैं आपको सुन पा रही। जी आप बोलिए। जी मैडम, जानना चाहेंगे किस तरह से आप आज याद कर रही हैं अटल जी को? मैं अटल जी को बहुत गम से याद करती जी। इस मुल्क में उनकी जनसंख्या बहुत कम था, दुनिया में बहुत कम जी, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को एक दर्जे तक पहुंचाया। अगर वो ऑपोजिशन में है तो ऑपोजिशन का रोल क्या होता है, अगर वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है। जी, ना सिर्फ अटल जी पे, अटल जी दूसरों पे भरोसा करते, जी, दूसरे भी उन पे उतना ही भरोसा करते। जी, ये याद है कि नरसिम्हा राव जी ने उनको यूनाइटेड नेशन में किया, अब अरफात यूएन में जिनीवा में और उनके साथ असिस्ट करने की जी, क्या अटल जी को अटल जी के साथ बहुत बार
में ट्रैवल करने का, खासतौर पे यूनाइटेड नेशन के साथ काम करने का मौका मिला। और मैंने वो महसूस किया कि वो एज लीडर ग्रेट मैन, बहुत जी ऐसे इंसान पैदा नहीं, हजारों साल अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गवर्नर करना। बहुत अहम बात आपने कही मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। अटल जी को याद कर रही थी मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला साहिबा, और सबका लीडर वो बता रही हैं, अटल जी सबके लीडर थे, और चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हों या इख्तिदार में बैठे हुए लोग हों, सब उन्हें पसंद किया करते थे और वो सबके लीडर थे। इसलिए जब उनके लिए मुरली मनोहर जोशी भी अभी कह रहे थे कि जननेता कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मास लीडर, ये रुतबा सबको नहीं मिलता है। राजनेता बना जा सकता है लेकिन जननेता होना इतना आसान नहीं है। और ये तस्वीरें बरह रास्त आप इस वक्त देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वजीर आला इस वक्त एम्स में ही थे और अब इस वक्त बाहर आते हुए शायद मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। आइए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान किस तरह से याद कर रहे हैं अटल जी को। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि, हर दिल अजीज और अजात शत्रु राजनेता, जो सभी सीमाओं के ऊपर थे, जो देश से प्यार करता था, देश जिनसे प्यार करता था, वो हमारे प्रिय अटल जी कल्पना भी नहीं कर सकते कि अब नहीं रहे। वो थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था एक प्रेरणा है, एक सहारा है। उनके जाने से सब कुछ सूना हो गया। राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। उनके बिना भारतीय राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। अटल जी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वजीर आला, उन्हें याद करते हुए, और इस वक्त डॉक्टर सतीश के झा साहब भी मेरे साथ हैं। सतीश जी, एक आजाद शत्रु राजनेता के तौर पर शिवराज सिंह चौहान उन्हें याद कर रहे हैं, क्यों उन्हें आजाद शत्रु कहा जाता है? कई चीजें हैं वाजपेयी जी के व्यक्तित्व में, जैसे कई नेताओं ने उनके परिवार के जन भी बता रहे थे, जो आदमी आता है उसको तो मरना है एक दिन। बेशक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद केवल उनके परिवारजन ही नहीं, पूरा समाज, पूरा देश उनके लिए अफसोस करता है। जी। वाजपेयी जी उसी श्रेणी के नेता थे, राजनेता थे, और सही आप कह रहे थे, जो जन नेता और राजनेता दोनों का जो ये समन्वय है, जी, जो कॉम्बिनेशन है, आज के समय में काफी कठिन है लोकतंत्र में। तो वाजपेयी जी के व्यक्तित्व में ये जो पहलू था, जो वो दोनों चीज को अपने साथ लेके चल रहे थे। जी। जो दूसरी बात है महत्वपूर्ण, वो है जो जिस क्षण में वो देश का नेतृत्व किए, प्रधानमंत्री हुए, बहुत ही कठिन समय था। जी। क्योंकि 1989 के बाद एक मिलीजुली सरकार के दौर से गुजर रही थी देश, और स्थिरता थी, क्योंकि 96 से लेकर 99 तक 2-3 चुनाव भी हो गए। उस समय जिस तरह से वो प्रधानमंत्री बने, और बीजेपी जब 13 दिन की सरकार में समर्थन नहीं जुटा पाया, और बाद में जिस तरह से एनडीए का निर्माण हुआ और एक के बाद कई राजनीतिक दल उसके साथ जुड़ते गए, जी, उसके पीछे लोग मानते हैं जो वाजपेयी जी का नेतृत्व, उनका जो व्यक्तित्व है, वो जिम्मेवार था। जी। क्योंकि ये जो कंसेंसस बनाना जो है, एक मतता, ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भी है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। ये बहुत आप अहम बात कर रहे हैं कि आज भी जो सियासी पार्टियां अभी बीजेपी से सीधे तौर पर जो है उसके खिलाफ हैं, वो किसी दौर में एनडीए के साथ हुआ करती थी, और जब अटल जी के क़यादत में एनडीए चल रहा साथ थे। और इसीलिए मुझे याद आता है, जो
अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो संसद के पटल पे एक भाषण में उन्होंने जिक्र किया था जी नेहरू का, जी, जो वैचारिक रूप से बिल्कुल ही अलग अलग। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल साहब को भी अपने साथ जोड़ लेता हूं और तर्जमान भी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे। मीम अफजल साहब, अटल जी अब इस दुनिया के फानी को अलविदा कह गए हैं, कैसे आप उन्हें याद करते हैं? और बार बार उनके लिए लफ्ज कहा जा रहा है जन नेता, मास लीडर, सबके लीडर, यानी अपोजिशन के भी और हिज़्ब इख्तिलाफ के भी और जो पार्टी इख्तियार में है उसके भी, कैसे याद करेंगे? देखिए, एक तो उनकी सीनियरिटी थी, दूसरे उनका अपना एक मिजाज था, तीसरे वो दूसरों के ख्यालात को भी पूरी तरह से रेस्पेक्ट देते थे, इसलिए उनकी भी रेस्पेक्ट होती थी जी। ऐसा नहीं है कि वन वे ट्रैफिक था कि लोग ही सिर्फ उनको अपना लीडर समझते थे, वो लोगों को इज्जत भी देते थे। मैं 2 साल उनके साथ राज्यसभा में रहा हूँ जी, इसलिए मेरा जाती तजर्बा भी उनसे जो रहा है बड़ा खुशगवार है। और मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, और जिस जमाने में जनता दल का फॉर्मेशन हुआ और उसके साथ सरकार बनी थी तो अटल जी से ताल्लुक भी रहता था, फिर सरकार में रहे, वो राज्यसभा के मेंबर थे उस वक्त, तो राज्यसभा के अंदर जाहिर है कि हम सेक्रेटरी बेंच पर वो भी हमारे साथ ही बैठते थे और उनका आदान प्रदान होता था, और हमेशा एक तरह से महसूस होता था कि तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद एक दस्ते शफकत जिसको कहते हैं उर्दू में जी, उनका हाथों के ऊपर रहता था। हर नए पॉलिटिशियन से, हर नौजवान पॉलिटिशियन से जो भी उनको जाकर सलाम करता था या उनको नमस्कार करता था, उससे वो बहुत ही अच्छे ढंग से बातचीत किया करते थे और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बातें उनको जरूर बताते थे जी। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो एक बड़े अच्छे और बड़े महान नेता थे, और इसके बावजूद के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत शदीद थे जी उनसे और उनकी पार्टी से जी। पर्सनल जो एक अनुभव है मेरा वो ये है कि अटल जी बहुत खुश मिजाज आदमी थे, हंसी मजाक काफी करते थे और हंसी बात को जी। वो तो उनकी बहरहाल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जो इतने अच्छे ओरेटर्स होंगे जी। और फिर ना सिर्फ ये ओरेटरी, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका अपना तरीका था, जिस तरह से वो चीजों को बोलते थे, ओरेटरी के साथ साथ जिस तरह से वो अपना जो एक तरह का कहना चाहिए कि प्रेजेंटेशन का जो तरीका था, आंखों को उठाकर और फिर नीचे ले जाकर और फिर गर्दन घुमाकर वो जब बात करते थे तो सामने वाला मबहूत हो जाता था। ये बहुत बड़ी बात है, और हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जब नरसिम्हा राव साहब की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, तब खासतौर से अक़वाम मुत्तहदा में अटल जी को भेजा गया था, उस वक्त अपोजिशन के लीडर थे जी। मुझे याद है अच्छी तरह से जी। और उनके साथ सलमान खुर्शीद साहब को भी भेजा गया था जी, और उन्होंने जाकर के यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सरकार थी, एक तरह से यूनाइटेड नेशंस में जाने के बाद आदमी सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता, देश को रिप्रेजेंट बेशक जी। तो वो देश को रिप्रेजेंट करने का काम की, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज ये जो रिवायत है वो टूटती जा रही है। अगर आप आज देखेंगे तो आज तो सिर्फ एक तरफे काम होते हैं, सिर्फ जी, अपोजिशन जमातों से बात भी नहीं की जाती। लेकिन उस जमाने तक मैं महसूस करता हूँ कि लोगों के दिल भी बड़े थे, उनकी सियासत भी बड़ी थी, उनका मिजाज भी बड़ा था, और मैं समझता हूँ कि चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हुए नेशनल इंटरेस्ट जो था वो सबसे ज्यादा होता था, सबसे अहम होता जी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप एम्स के बाहर की देख रहे हैं। मीर अफजल साहब हमारे साथ हैं और हलचल वहां पर बहुत तेजी से बढ़ रही है, हिफाजती इंतजाम भी सख्त हैं। मीर अफजल साहब, आपने अपनी बात रखी, आपका शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, मैं आपको उससे रूबरू करा दें। परसों अदा की जाएगी अटल जी की आखिरी रसूमात। बड़ी खबर, कल पार्टी हेडक्वार्टर में लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। परसों अदा की जाएंगी, यानी शनिचर के रोज अटल जी को उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी, सुपुर्दे आतिश किया जाएगा। कल पार्टी दफ्तर में उनकी आखिरी रसूमात के लिए, उनके आखिरी दीदार के लिए उनका जज्बे खाकी रखा जाएगा और लोग वहां पर उन्हें जाकर खिराज अकीदत पेश करेंगे।
तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कवि आरपी शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में हैं इस वक्त। आरपी शर्मा जी, एक कवि के तौर पर, मैं इसलिए क्योंकि आप भी एक कवि हैं, एक कवि के तौर पर कैसे हम उन्हें याद करें, याद रखेंगे? क्योंकि और इससे पहले मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा के ट्वीट से आपको बाखबर कर दूं। राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी ट्वीट किया है और अफसोस का इजहार किया है। शोक संतप्त राष्ट्र के साथ मैं भी आदरणीय अटल जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। देश को निर्णायक नेतृत्व उन्होंने दिया, उनके करोड़ों स्नेहीजनों को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वो अटल थे, अटल ही रहेंगे। ओम शांति। तो इस वक्त की बड़ी खबर, परसों अदा की जाएंगी अटल जी की आखिरी रस्मात। और कवि आरपी शर्मा जी, एक कवि और एक सियासतदान, ये भी एक अजीब जोड़ है। अजीब जोड़ है जी। और ये जो अभी जो आप बात कर रहे थे ना जन नेता वाली, वो जन नेता भी इसलिए थे क्योंकि वो हृदय से कवि थे जी। कवि जो होता है वो इसका बहुत हृदय बड़ा सरल होता है, वो कभी किसी से द्वेष नहीं रखता जी। और उन्होंने भी कभी किसी दूसरी पार्टी के हों या दूसरे देश के लोग हों, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, इसीलिए वो जन नेता भी थे। और भले ही आज अटल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो आत्मा है, मुझे लगता है वो कभी देश छोड़ के जा ही नहीं सकती जी। उनका अटूट देशभक्ति थी उनके अंदर, और वो विचारों से, उनके विचार हमेशा हमारे बीच रहेंगे। उनकी जो प्रेरणा उन्होंने दी वो हमेशा हमारे बीच रहेगी। उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी देश के ऊपर जी। उन्होंने देश को ये माना कि ये देश जो है जीता जागता एक स्वरूप है, राष्ट्र पुरुष है। वो मैं जरूर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जांघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। कितनी महान बात उन्होंने कितना पहले लिख दी थी, बहुत बड़ी बात। और ये एक बहुत गहरी सोच वाला इंसान ही लिख सकता है। और मुझे आज तक आप किसी भी राजनीतिक दल से बात कर लीजिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति से बात कर लीजिए, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अटल जी अच्छे इंसान नहीं थे। हमेशा उनकी जो शख्सियत थी वो कोई बात अभी समझ से परे कह रहे थे कि सियासी तौर पर हमारे बहुत डिफरेंसेस रहे होंगे, लेकिन एक इंसान के तौर पर हम उनको पूरा उनका अदब करते थे, लिहाज करते थे, और इसलिए क्योंकि वो वाकई एक अच्छे इंसान थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इस वक्त डॉक्टर सतीश के झा साहब भी मेरे साथ हैं, वो भी याद करें अटल जी को। मायावती जी खुद इस वक्त एम्स में मौजूद हैं। तो वो तमाम लोग जो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन अटल जी के लिए सब साथ। यही बनना, अपने आप में अटल बनना इतना आसान है क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मेरी आपसे सर। नहीं, बिल्कुल। अभी जो चर्चा चल रही थी, यही मैं बता रहा था, जो बहुत ही कठिन समय में वो देश का नेतृत्व किए, और ऐसा सरकार जो कि जो बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, जिस तरह से अनेक दलों को उन्होंने जोड़ा अपने साथ, और एक ऐसे समय में जबकि पोखरान परीक्षण हुआ जी, और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के द्वारा जो सैंक्शन लगाया गया भारत के ऊपर, भारत की पूरी आर्थिक सुधार केवल 7-8 साल पुरानी थी, और उस समय जिस तरह से उन्होंने देश को नेतृत्व दिया, इन तमाम समस्याओं से निदान ढूंढा, वो अपने आप में सराहनीय है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनके व्यक्तित्व का जी, वो था जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है, बहुमत पे शासन चलाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है जी, लेकिन बहुमत में रहते हुए सहमत बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। बेशक सबसे बड़ी चुनौती होती है, और मैं इस जरूर आपके पास लौटूंगा और भी मैं जानूंगा। लेकिन इस वक्त नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू भी पहुंच रहे हैं। आइए वो कुछ He brought connectivity revolution in the country. Air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, tele connectivity, television connectivity, port connectivity, even also political connectivity. 5 years he provided a stable government.
and presented an alternative vision before the country. He was a true Indian, appealing to all Indians. He never hesitated to speak from his heart when there was a larger consensus that was required to be implemented in the country. It was Sri Atalji's remarkable ability to take everybody along with him. He is the tallest leader of our country's post-independence, and it's a big loss to the country, its polity, and to the people. Sri Atal Bihari Vajpayee, the Bharata Ratna, his qualities of Vyaktitva, personality, Vaktrutva, oratory, Kartrutva, devotion to duty, Mitrutva, the friendliness, all combined together, Netrutva, will be remembered for a long time to come. I pay my tributes to Sri Atal Bihari Vajpayee ji and pray God that his soul be allowed to rest in peace. Sri Vajpayee ji, I know him since my student days, and we used to call him as Taruna Hridaya Samrat. That's a leader with a young heart who knows the pulse of the younger generation. I used to make announcement about his arrival to my city, Nellore, but I never imagined a boy who has announced about his arrival to the city will one day become the president of the ruling party, proposed by Sri Atal Bihari Vajpayee ji and seconded by Sri R. Krishna Advani, and then run the party sitting between both of them. He always used to give his affection, guidance, not only to me, millions of the people across the country. They are all very much inspired by his thoughts, by his ideas, and by his philosophy. Sri Vajpayee ji is a Ajatasatru of the modern times because he always used to maintain dignity and decorum in political management, articulation of his ideas and thoughts, and also the relationship with other political parties. The nation pays homage to the great son of this great country. एक बहुत बड़ी स्कीम थी और ये आसान भी नहीं था, इतने बड़े मुल्क को जोड़ना सड़कों के जरिए। आजादी के इतने सालों बाद भी काम नहीं हो पाया था। कैसे आपको देखते हैं, खासतौर से उनकी जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसने तो हिंदुस्तान को जैसे कि बहुत और करीब ला दिया, बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक ला दिया। कितना बड़ा मानेंगे इस काम को आप? ये आसान नहीं था। बिल्कुल, जो काम वो शुरू किए थे, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी का हो या उन्होंने तो एक और प्रोजेक्ट सोचा था रिवर कनेक्टिविटी जी, तो और अभी वेंकैया नायडू साहब ने ठीक ही कहा, जो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी इसमें ऐड कर देना चाहिए। और वो इसका मतलब ये निकाल रहे थे जो जिस तरह से विभिन्न दलों के साथ उन्होंने संवाद स्थापित किया जी, और वही जरूरत भी है। भारतीय समाज के भीतर जो परिस्थिति है उसमें जिस तरह के लोकतंत्र की कल्पना हम लोगों ने की थी जी, उसमें जो संवाद पर आधारित जो राजनीति है, जो कि 50 और 60 के दशक में नेहरू के समय लोग याद करते हैं, जो उन्होंने कोशिश की थी जी। और ये खास करके यहाँ पे बताना जरूरी है, जो वाजपेयी जी भले ही वैचारिक रूप से वो भारतीय जनसंघ में रहे, आरएसएस से जुड़े रहे, बीजेपी में रहे, लेकिन नेहरू का जो व्यक्तित्व था या उनका जो नेतृत्व का जो स्टाइल था, उसका कहीं ना कहीं इनके पूरे पर्सनालिटी पर हम इम्पैक्ट देखते हैं जी। और उन्होंने खुद इस चीज का जिक्र पार्लियामेंट में किया है। वो एक बार जब प्रधानमंत्री हुए और विश्वास मत ले रहे थे, तो उन्होंने कहा जब वो 77 ईस्वी में विदेश मंत्री बने थे
उनके दफ्तर से गायब है जी। और उन्होंने कहा जो मैं आते जाते अक्सर देखता था वो होता था, और मैंने पूछा जो ये कहाँ गया, कोई जवाब नहीं दे पाया। और मेरा पहला ऑर्डर एज ए फॉरेन मिनिस्टर था जो नेहरू की चित्र को वापस लाया जाए। कहने का मतलब जो वैचारिक डिफरेंसेज हो सकता है जी, लेकिन जो राजनेता होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, और ये काफी मशहूर भी है उनके बारे में, जो नेहरू ने कहा जो एक दिन ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमको लगता है जो वही जो संवाद पर आधारित जो राजनीति है, जो कंसेंसस बनाने की जो राजनीति है जी, वो वाजपेयी जी के साथ हमको लगता है बहुत दिनों के बाद भारतीय राजनीति में देखने को मिला 90 के दशक। एक बार फिर वही रिवायत शुरू हुई। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र फडणवीस साहब भी हम अपनी बात रख रहे हैं, महाराष्ट्र के वजीर आला। सुनते हैं उनको। ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। देश में अटल जी जैसा नेतृत्व आज नहीं रहा, इसके ऊपर हम विश्वास नहीं रख सकते। और मैं ये मानता हूं कि आने वाली सदियों तक उनके विचारों की प्रेरणा पाकर जो उनका सपना था ये भारत भूमि ये दुनिया की सिरमौर बने और भारत का हर व्यक्ति विकसित हो, मुझे ऐसा लगता है कि उनके विचारों पर चलकर ही हम इसको पूरा कर पाएंगे। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूँ। ये व्यक्तिगत हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी हानि है कि जिस व्यक्ति को देख देख कर हम लोग बड़े हुए, जिनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने राजनीति की। वक्त की सरकार कांग्रेस, उसको तो कांग्रेस की ही सरकारें होती थी जब अटल जी विपक्ष में होते थे, तो सरकार अगर कोई अच्छा काम करते थी, प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम करती थी, तो वो हमेशा सरकार की सराहना करते थे, सरकार की निंदा नहीं करते थे, हर बात पे निंदा नहीं करते थे। जो अच्छी, मुझे मालूम है कि जब पहली दफ़ा पोखरण हुआ तो इंदिरा गांधी के शासन में हुआ, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पब्लिकली इंदिरा गांधी के बारे में बहुत अच्छा बोला कि इन्होंने एक ऐसा काम किया जो विश्व में कोई दूसरा नहीं कर सकता था। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने तो कई नए कदम उन्होंने उठाए राजीव गांधी, तो उन्होंने ओपनली राजीव गांधी के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई। जब इंदिरा जी राजीव जी नहीं थे, 1997 की बात मैं कर रहा हूँ कि जब हम 50वीं वर्षगांठ बना रहे थे देश की आज़ादी के लिए, तो सदन में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आज देश ने 50 साल आज़ादी के पूरे किए, मेरे पास इन 50 सालों में कहाँ कहाँ कमियाँ रही उसके के लिए मेरे पास बहुत सामग्री है, लेकिन आज उसमें सामग्री का मैं उपयोग नहीं करूँगा। आज मैं ये कहूँगा कि 50 सालों में देश ने बहुत तरक्की की और पिछली सरकारें तो सब कांग्रेस की थी, पिछली सरकारों ने इन 50 साल में बहुत काम किया है। और तो गुलाम नबी आज़ाद साहब याद करते हुए मुलायम सिंह यादव। मुझे बेहद दुख है क्योंकि अटल जी से मेरे बहुत गहरे व्यक्तिगत संबंध भी थे। वो 7 महीना 8 महीना से ज़्यादा नहीं होता था, खाना पर बुलाते थे। हमारे साथ अमर सिंह भी रहते थे और खाना पर राजनीति के व्यक्तिगत सब तरह की बातें होती थी। बहुत अच्छा लगता था। अमर सिंह जी भी हमारे साथ रहते थे। अटल जी इसमें कोई कहने की बात नहीं, व्यवहार हैं, देश के महान नेता थे और उनके अंदर इतने गुण थे कि भाषण तो कोई ऐसा दे नहीं सकता था। और भाषण इतना अच्छा देते थे। मुझे खुशी है, गर्व है कि 9 सभाओं में हम लोग साथ साथ बोले। एक बार गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का बीजेपी का, तो हम और अटल जी 9 सभाओं में साथ साथ भाषण दिया, लखनऊ में भी दिया। उनको घमंड नाम की चीज़ नहीं थी, उनको सादगी, साधारण। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि खाना बनाते थे तो मैंने अभी बताया सब बातें होती थी।
आज वो देश में जो निधन हुआ है, देश में इतने बड़ा नेतृत्व विहीन देश हो गया। अब उससे कौन कौन प्रेरणा लेते हैं, वो उनके जैसा व्यवहार, सादगी और बोलने की कला कौन सीखेगा? विचित्र। और ये स्वीकार करना पड़ेगा, कल्लर जी के निधन से देश में एक बड़ा नेतृत्व विहीन देश हो गया। उनके रहते बहुत सीखा जा सकता था। उम्र जरूर 93 साल की हो गई, लेकिन 93 साल से बहुत ज़्यादा बड़े नेता जीवित रहे। आपकी उनसे कभी आखिरी मुलाकात आपको जो याद हो? ना, हम उनके घर पे ही जाते थे, घर पे ही बुलाते थे और खाना खिलाते थे। और खाना खाते वक्त सारी बातें होती थी, फिर अलग से बात होती थी। अभी जब कुछ समय से वाजपेयी जी बीमार रहते थे, जब वो थोड़ा बातचीत नहीं कर पाते थे, कभी उसके उस दौरान आप उनको देखने गए तो जो आपको याद हो वाजपेयी जी का? नहीं, पहले से भी थे, लेकिन लोकसभा में एक व्यवहार हमारा उनका थोड़ा सा करता नहीं हुई। हंसी हंसी में काफ़ी कुछ बातें हो गई। मैंने वो ज़्यादा सोनिया जी के खिलाफ बोल गए, हालांकि सोनिया जी भी खिलाफ उनको बोल गई। तो मैंने खड़े हो कहा था, जी आप देश के आदर्श नेता हैं और आप महिलाओं का बहुत आदर भी करते हो। तो सोनिया जी नेता विरोध भी है, महिला भी है, आपको उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो अटल जी रुके, अटल जी मुझे पता नहीं मुलायम सिंह इधर हैं कि उधर हैं। तो मैंने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी, ना मैं इधर हैं ना उधर हैं, यहाँ। तो अपनी बातें अटल जी के साथ बिताए हुए वक्त की बातें बता रहे हैं मुलायम सिंह यादव साहब, सीनियर लीडर हैं। मुलायम सिंह यादव साहब बताते हैं बहुत अच्छा खाना पकाया करते थे अटल जी, और जब खाना पकाते थे तो बुलाया करते थे और साथ बैठकर हम खाते थे। तो ये बातें एक हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर, भारत रत्न के तौर पर, एक इंसान की, इतने बड़े लीडर के तौर पर, एक इंसान के तौर पर जो कि सादगी पसंद, सबके साथ दोस्ताना जज्बा, सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले, और उन लोगों के साथ भी जिनसे सियासी तौर पर हो सकता है आपके तमाम तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, अगर हम विचारों की हम बात करते हैं, ख्यालात की हम बात करते हैं, लेकिन जब मिले बैठे तो वो दोस्ती, वो बात, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम बात करें डॉक्टर सतीश के झा साहब, आज मुलायम सिंह यादव उनके साथ इतना वक्त गुजार चुके हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं, ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है और जो लोग सियासत करते हैं उनमें और कम होती है। बिल्कुल, और खास करके जो दो चीज अटल जी अक्सर कहा करते थे अपने भाषणों में, जी, राजधर्म और लक्ष्मण रेखा, जी, वो दो चीज पर हमेशा बल देते थे। जो सत्ता में हो उसको राजधर्म का निर्वहन करना चाहिए और राजनीतिक जीवन में कभी भी लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना चाहिए। और हमको याद है किसी इंटरव्यू में हम सुने थे वो बोलते हुए, जो उन्होंने कहा कि जो मेरा कमजोरी समझे या मेरी ताकत समझे, मैं किसी को भी, प्रतिद्वंदी हो या कोई भी हो, बिलो द बेल्ट मैं कभी हिट नहीं करता हूँ जी। कहने का मतलब मैं लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता हूँ। तो ये जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ मूल्य हैं, कुछ जो आइडियोलॉजिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने व्यक्तित्व का जो कुछ ऐसे वसूल हैं जी, जिस पे अटल जी कायम रहे और अंतिम क्षण तक। इसीलिए जो मुलायम सिंह जी बोल रहे थे, मुलायम सिंह जी और वाजपेयी जी दो ऐसे दल में थे जो यूपी में हमको लगता है सीधे टक्कर रहा बहुत सालों तक जी, लेकिन उनके मुंह से जो कुछ हम लोगों ने अभी सुना, यही दिखलाता है जो राजनीतिक विरोध अलग चीज है, वैचारिक विरोध अलग चीज है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध की जो राजनीति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, जो विरोध के बावजूद आपके बीच कैसा डायलॉग है जी,
वार्ता है, संवाद है। तो वाजपेयी जी अपने नेतृत्व के माध्यम से दिखाने का कोशिश किए और यही हमको लगता है भारतीय राजनीति में बाकी जितने भी राजनेता हैं या आने वाले हैं उनको इसका अनुकरण करना चाहिए। यही सियासी लक्ष्मण रेखा भी है, यही सियासी लक्ष्मण रेखा भी है और ये अनुकरणीय है आगे भी हमको लगता है राजनेताओं के लिए, क्योंकि हर लोकतंत्र में होता है मिसाल बनते हैं। अमेरिका के लोकतंत्र को देखिए, अभी भी लोग कैनेडी को याद करते हैं जी, वॉशिंगटन को याद करते हैं, अब्राहम लिंकन को याद करते हैं। तो उसी तरह से हर लोकतंत्र में है। अभी जैसे हम नेहरू को याद करते हैं, कुछ चीजों के लिए इंदिरा गांधी को याद करते हैं जी, कई चीजों के लिए बाकी प्रधानमंत्रियों को करते हैं। तो वाजपेयी जी भी निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र में इनको याद रखा जाएगा बहुत सारे ऐसे गुणों के लिए जो कि लोकतंत्र के लिए चाहिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो या एक कोई और इंस्टीट्यूशन हो। एज ए पार्लियामेंटेरियन तो लोग बता ही रहे थे जो इनसे बेहतर भाषण पार्लियामेंट के भीतर देने की क्षमता, क्योंकि हमने देखा है जो जब वो प्रधानमंत्री थे या विपक्षी दल के नेता थे, जब इनकी भाषण होती थी तो विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बिल्कुल खामोश होकर इनके भाषण को सुनना चाहते थे। तो ये जो चीज है ये आसानी से हासिल नहीं होता है राजनीति में, उन्होंने हासिल किया। तो इसी कारण आज और ये बात भी उनके जहन में सुनने वालों के रहती हुई कि तंज करेंगे, मुखालफत करेंगे, लेकिन उस लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, इतना खराब भी नहीं कह देंगे कि हम सुन ना पाए। अभी लोग सुनते थे उनको। बिल्कुल, इसी क्रम में मुझे याद है कुछ अच्छी बातें भी निकल कर आएंगी उनके कहने से। बिल्कुल, इसी क्रम में मुझे याद है एक बार नेहरू का जिक्र करते करते उन्होंने संसद में बताया था, जो किसी दिन संसद में दोनों में काफी बहस हुई और उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने यहाँ तक कहा जो चैम्बरलेन और चर्चिल दोनों का कॉम्बिनेशन है आप में और ये है वो है जी। बोले रात में किसी भोजन पे भेंट हुई नेहरू से और नेहरू इनको लगा जो नेहरू रुष्ट होंगे, बल्कि नेहरू इनके पास आए और बोले आज तो तुम खूब भाषण किए जी। और उसके बाद इन्होंने जोड़ा आज के समय में यदि ऐसी आलोचना किसी राजनेता को उनके मुंह पे कर दें तो पता नहीं कितने सालों तक बातचीत बंद हो जाए। तो ये चीज दिखलाता है, वो बताना चाहते थे जो यही संवाद जो है, जो जिस तरह की परंपरा पहले चल रही थी संसद के भीतर, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे अपने नेतृत्व के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी बात है और उससे हम लोग कितना सीख पाते हैं आगे के लिए, ये इस दौर के लोग, ये भी बहुत बड़ी बात रहेगी और सीखना चाहिए। वो हमारे बीच एक मिसाल है। और आरपी शर्मा जी, एक कवि के तौर पर मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि कवि के तौर पर भी हमें अटल जी को नहीं भूलना है। एक कवि के तौर पर हम उनको एक अलग किस्म का देखते हैं, एक सियासतदान से अलग। हालांकि वो मिली जुली शख्सियत थे, कब कवि कब सियासतदान, और कभी सियासत में भी कवि हो जाया करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक कवि के तौर पर उनको, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के हर पहलू को अपनी कविताओं में उतारा है, कैसे आप देखें? देखिए, भले ही कवि का रूप हो या एक राजनीतिक या जननेता का रूप हो, उनको कभी भुलाया जा ही नहीं सकता जी। वैसी शख्सियत थे, जो परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा जी। उन्होंने हमेशा हर बात पॉजिटिव कही। उनकी 4 लाइन तो बहुत प्रसिद्ध है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, जो भी होगा हार नहीं मांगूंगा, हार नहीं मानूंगा। और अभी जो मेरे को लगता है, हालांकि पता नहीं ये प्लेटफॉर्म वो बात कहने के लिए ठीक भी है कि नहीं, कि जो उनकी सोच थी वो बहुत दूर की सोच थी। जैसे उन्होंने हाईवेज का नेटवर्क की बात की, गांव तक रोड जोड़ने की बात की जी। और एक बात उन्होंने और कही थी कि रिवर्स को जोड़ने की। तो अगर हमारी सरकार सही मायने में उनको श्रद्धांजलि देना चाहती है तो आने वाले समय में रिवर को जोड़ने का काम भी बहुत जल्दी से करे, क्योंकि एक तरफ जहां पे बाढ़ आती है, दूसरी तरफ पानी के लिए त्राई त्राई मचती है, वाटर लेवल बहुत डाउन हो रहा है। तो अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है कि उनके लिए सही मुझे याद आता है उनकी कविताओं को जगजीत सिंह साहब, जिससे मशहूर गुलकार ने अपनी आवाज दी थी और बड़ी सुनी गई थी उस दौर में। आज भी हम लोग देखते हैं, यूट्यूब वगैरह में सुनते हैं। और जिस संजीदगी से और जिस तरह से वो लिखना चाह रहे थे, लिखा था, उसको उन्होंने इस तरह से गाया भी। तो उनके जो जज्बात हैं वो हम उसमें कई तरह के रंग देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। उन्होंने लिखा, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत,
यद्यपि चला गया मैं पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डालें यादों की पोटली टटोले, जन्म मरण अवरण फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कुछ है, कौन जानता किधर सवेरा, अंधियारा आकाश असीमित प्राणों के पंख को तोले, अपने ही मन से चलो आज कुछ बोले। कितनी बड़ी बात और कितना आप एक एक वर्ड की गहराई देखिए जी। आज की परिस्थिति में ये बिल्कुल सटीक बैठता है। तो वो बहुत उन्होंने एक एक शब्द उनका देखो हमारे लिए तो बहुत प्रेरणा स्रोत है। हमेशा पॉजिटिव बात करना, हमेशा पॉजिटिव लिखना। अगर किसी को कोई कहना भी है तो कवि होने की वजह से वो इतने प्यारे वर्ड में पिरो के बात को व्यंग्य करते थे कि आदमी को मैसेज भी मिल जाता था और हंसी भी आती थी। देखो संसद में भी कई बार ये देखने के लिए मिला कि तंजिया अंदाज लेकिन कविता के जरिए बहुत बड़ी बात को, बहुत भारी भरकम बात को भी कह डाला और किसी को बुरा भी नहीं लगा, लोगों ने समझ लिया जो कुछ समझना। जी। तो ये अंदाज बहुत कम लोगों में होता है। और अगर एक कवि सियासी लीडर हो तो एक कवि अगर सियासी लीडर हो तो क्या ज्यादा बेहतर होता है आपकी नजर से? बिल्कुल ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो पहली बात तो ये जो कवि होता है वो हृदय से बिल्कुल स्पष्ट होता है, उसकी भावना हमेशा। सवाल ये इसलिए भी कवि की सत्ता पक्ष से जो इख्तिदार में होता है उससे हमेशा ठनी रहती है। अब अगर कवि ही सियासी लीडर हो जाए तो फिर अटल जी हो जाता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ठनी इसलिए रहती है क्योंकि जो भी कवि होगा ना वो गलत चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा जी। और आज के माहौल में उतना अटल होना भी कई बार हानिकारक हो जाता है जी। लेकिन अटल जी ऐसे थे कि वो अपनी बात बखूबी कहते थे, बिना भय के कहते थे, अपनी बात सही मायने में रखते थे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो, सबके सामने अपना जो पक्ष रखा उन्होंने पूरी मजबूती के साथ रखा। तो उसमें वो बिल्कुल अटल थे जी। और कवि होने के नाते वो बिल्कुल जो सही बात होती थी वो ही कहते थे। लेकिन शब्दों का जो चयन था इतना बढ़िया चयन होता था कि वो बात दिल तक डायरेक्ट उतर जाती थी, चाहे वो सुनने वाला हो। आपके मुताबिक जितना आपने उन्हें पढ़ा है, जाना, समझा है, उनका दिल मन जो है कवि का हृदय था या फिर एक सियासी लीडर का? दोनों। अगर कर्तव्य की बात करें तो वो बिल्कुल देश के प्रति सच्चे देशभक्त थे जी। अपने जहाँ वो प्राइम मिनिस्टर रहे या और भी तमाम पदों पे रहे, उन्होंने इसी गरिमा का बखूबी पालन किया। जो अभी उन्होंने भी बोला कि लक्ष्मण रेखा खींचते थे, कभी से बाहर नहीं गए जी। लेकिन कवि होने के नाते जो उन्होंने बात कहने का जो अंदाज था वो इतना भयभीत और इतना अच्छा अंदाज था कि वो सीधा दिल में उतरता था। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब के घर की ये तस्वीर है जहां पर इंतजार किया जा रहा है, लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। एम्स से उनका जज्द खाकी उनके घर लाया जाएगा और कल बीजेपी के कौमी दफ्तर में उनका जज्द खाकी रखा जाएगा उनके आखिरी दीदार के लिए। वहां पर उन्हें खराज अकीदत पेश की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की आखिरी रस्मात सनीचर को अता की जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1924 से लेकर 2018 तक के उनके जिंदगी के इस सफर की, जो कि बेहद शानदार रहा और आज पूरा मुल्क गमजदा है। और बड़ी बात यह होती है डॉक्टर सतीश के जहां साहब की जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपको लोग कैसे याद करते हैं। आप अपनी जिंदगी में कितने भी बड़े हो गए हो, लेकिन जब आप जाएं तो कैसे याद करते हैं, वही आपकी कामयाबी है, वही आपके जीने की जो अगर कहना चाहिए मकसद उसका पूरा होना बताता है। बिल्कुल। और वाजपेयी जी के लिए तो जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जितने भी नेताओं को हम लोगों ने सुना है जी, अपने अनुभव अपने इसके आधार पे जो सुनने को मिला, तो यही कहा जा सकता है जो वाजपेयी जी का एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्र में योगदान रहा और लोग इसके लिए उनको हमेशा याद करें जी। अभी एक पक्ष जो हम लोगों को देखना चाहिए उनके नेतृत्व का, उनके पर्सनालिटी का, वो था उनका जो विदेश नीति रहा जी। क्योंकि वो जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री रहे और जब प्रधानमंत्री भी हुए तो उन्होंने कई इनिशिएटिव्स लिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ में, जैसे कि पाकिस्तान के साथ जी। सबको याद है कारगिल हुआ और कारगिल के बाद उन्होंने तुरंत बस यात्रा की लाहौर तक का जी। फिर आगरा समिट किया मुशर्रफ के साथ जी।
और जब वो विदेश मंत्री थे तो चीन 78 में पहली बार वो चीन गए थे जी, जो कि 62 के बाद एक तरह से पहले राजनेता थे देश के जो कि चीन गए थे जी। फिर जिस तरह से अमेरिका और बाकी देशों के सब मुल्कों के साथ शीत युद्ध के बाद उन्होंने संबंध सुधारने की कोशिश की, वैसे ये पहल शुरू हो गया था नरसिंह राव के टाइम में ही, लेकिन फिर उस चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो कई क्षेत्रों में हम देखते हैं जो वाजपेयी जी का जो नेतृत्व रहा वो अपना छाप छोड़ के गया है। कश्मीर के मुद्दे पे अभी हम देखते हैं हर दल के लोग रिपीट करते रहते हैं वाजपेयी जी का वो स्टेटमेंट जो बोलते हैं जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, 3 चीज के आधार पे कश्मीर की समस्या को हमें देखना चाहिए, सुलझाना चाहिए। तो कहने का मतलब जो इस बार भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उसी फार्मूले की बात की, वही करें। आजकल हर अटल जी की तरफ ही देखना पड़ेगा हमें। अटल फार्मूला जो कश्मीर के जो वहाँ के नेता हैं वो भी और जो दिल्ली के नेता हैं वो भी अक्सर बोलते हुए पाए जाते हैं। जो अटल फार्मूला वही कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत के तहत कश्मीर की समस्या का निदान हमें ढूंढना चाहिए। तो कहने का मतलब उनका जो पहल होता था हर चीज पे वो काफी सोचा समझा पहल होता था, समझदार होता था, लोग दूरदर्शी होता था, बिल्कुल दूरदर्शी होता था, से नहीं जीती जा सकती। और कवि थे लेकिन हमेशा भावना में नहीं बहते थे। भावना और जो विवेक दोनों का जो संतुलन था उनके व्यक्तित्व में, वो संतुलन बहुत साधारण संतुलन नहीं था जी। तो ये तमाम चीजें हैं जो उनको जैसे ठीक ही कहा जा रहा है, जो स्वतंत्रता के बाद जो कुछ गिने चुने राजनेता जो याद किए जाएंगे देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, उसमें वाजपेयी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और वाजपेयी दौर और उनके अपोजिशन में रहने का भी जो दौर है वो दोनों मिलाकर के उन्हें याद किया जाएगा, एक बेहतरीन अपोजिशन लीडर के तौर पर भी और एक बेहतरीन वजीर आजम के तौर पर भी। और चूंकि हम बात कर रहे हैं उनकी हुसूलियाबियों की, तो इसमें जो एक बहुत बड़ी चीज थी सर्व शिक्षा अभियान, वो एक उनकी दूरंदेशी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जब 2001 में ये लॉन्च हुआ था कि 4 साल के भीतर के बच्चे जो स्कूलों से दूर हैं उनको सबको स्कूल भेजो, आज भी वो चल रहा है और हमने बड़ा एक हदफ, एक लक्ष्य हासिल कर लिया है। बिल्कुल। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को सुन लेते हैं सर, फिर मैं इस पर बात करूंगा। सर्व शिक्षा अभियान को हम भूलेंगे नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी एक स्रोत बनाया, निश्चित तौर से उनकी जो कमी है वो हमेशा जो है वो पूरे देश को खलेगी। अटल जी अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे। और जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम भी रहेगा और काम भी रहेगा। उनके प्रति जो श्रद्धा सुमन है वो हम सब निश्चित तौर से, पूरा देश आज दुखी है।